हेलो। आपको लगता है कि पोषण चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान से सुनें, ठीक है? बिहार बोर्ड के लास्ट आप 5 साल के अगर पेपर उठा के देखोगे, तो वहाँ से जो यानी पोषण या न्यूट्रिशन चैप्टर से जो है हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? जो हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, ठीक है? तो अगर आप कॉन्सेप्ट को रट्टा मार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीनन आप उसमें जरूर फंसेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो चैप्टर नोट्स और एमसीक्यू देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली तैयारी करने के योग्य होगा। और वो आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मतलब जो है पीछे नहीं हटेगा, ठीक है? तो मैं इस चैप्टर में पोर्शन को एकदम पूरा ही डीपली समझने वाले हैं, साथ साथ उनके उनसे बनने वाले जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी समझने वाले हैं। और और उसके साथ साथ जो एमसीक्यू होगा वो भी मैं आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज से आप भी वादा कीजिए मेरे साथ कि मैं भी लगातार पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ जो है आपका साथ भी दूंगा और साथ रह करके हम लोग क्या करेंगे, इस जो मैट्रिक की जो परीक्षा आने वाली है 2026 में, उस पे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। इसका आपको ये अपने आप में भरोसा लाना होगा और साथ ही साथ आपको ये भी वादा करना होगा कि आज से जो है लगातार ज़रूर पढ़ूँगा। क्योंकि आप अभी तक कल के भरोसे छोड़ते हुए आए हैं, ठीक है? कि ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं कल पढ़ूँगा, ठीक है? लेकिन आपने कल नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो आप आज से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि मैं कल नहीं पढ़ूँगा, अभी पढ़ूँगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करे मैं स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप मन लगा करके इसको ज़रूर पढ़ें और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? आप अगर नए हैं तो। और आपको अगर ये वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि वो भी इस चैप्टर का लाभ उठा पाए और वो भी अपने आपके साथ अच्छे मार्क्स ले पाए, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो चैप्टर है कितना आसान है और कितना हार्ड है। इसको कोशिश करेंगे कि इसे जो है आसान करके पढ़ने का कोशिश किया जा सके, ठीक है? तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं ये है बायोलॉजी का है, ठीक है ना? किससे है लिए हैं? बायोलॉजी है, ठीक है? तो बायोलॉजी में जो पहला जो रहता है जैव प्रक्रम, ठीक है? क्या रहता है? जैव प्रक्रम, ठीक है? तो ये जैव प्रक्रम में देखिए, जैव प्रक्रम में यानी कि लाइफ प्रोसेस जो है उनमें बहुत से टॉपिक आते हैं। उन टॉपिक से मैंने सबसे पहला लिया है पोषण के बारे में, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? तो आप इस बात को जरूर समझे कि इस चैप्टर से जो हर साल, ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस चैप्टर को आप जो है ना कभी भी इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है? इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है और समझ करके ये नहीं कि आपको रट्टा मारना है, ठीक है? आपको आसान भाषा में कैसे समझना है उनमें आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा और साथ ही साथ इन चैप्टर से होने वाले जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं यहाँ पे आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है? जो आपको मतलब एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं वो आप पे इस पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? इनमें से देखिए, इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे जो क्वेश्चंस भी ऐड करा है और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहे तो इन्हीं क्वेश्चन को ही याद कर सकते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए यानी लिखने योग्य रहेगा, ठीक है? आपको इसमें कोई बदलाव करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि पोषण क्या है, ठीक है? सबसे पहले क्या समझना है हमें, पोषण क्या है? देखिए, पोषण यानी कि देखिए, तो जितने भी दुनिया में या फिर आप कह सकते हो कि सजीव है, सजीव, ठीक है? यानी जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, है ना? देखिए, आप देखते होंगे आसपास में जितनी भी चीजें हैं उनमें आप लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हो, सजीव और निर्जीव में बांट सकते हो। तो देखिए, निर्जीव जितनी भी चीजें होती है तो उनको जो है ना ऊर्जा तो लेना मतलब ऊर्जा तो उनको चाहिए चाहिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं चाहिए। देखिए, हम सजीवों में, ठीक है, तो हमें अपने जीवन यापन के लिए, अपना शरीर की वृद्धि के लिए, प्रजनन शक्ति के लिए, उसके बाद शोषण के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है ऊर्जा। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है? जितने भी दुनिया में जीव है उसको एक चीज की आवश्यकता होती है, किसकी? यानी अपने आप को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए उसको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है क्या?
ऊर्जा, ठीक है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा हमें मिलती है किससे? भोजन से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? भोजन से। हम जो खाते हैं उन चीजों से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये एनर्जी हमें डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत हम क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक प्रक्रिया के तहत हम उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया के तहत हम उनको ग्रहण करते हैं ना, इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा हुआ भी है, आप इसको भी देख करके यहाँ पे समझ सकते हो, ये भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण एक वैसी प्रक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने तथा जीवन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। कौन कौन सी क्रियाएं हुए? देखिए देखिए, तो जिसके द्वारा जो भी जीव होते हैं, आप यहाँ जीव के जगह में सजीव बोल सकते हो, ठीक है, कि भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और शरीर की वृद्धि, उसके बाद उनमें जो भी मतलब ऊतक है, टिश्यूज है, कोशिकाएं हैं, उनके मरम्मत के लिए, ठीक है। और जीवन की प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए, है ना, जीवन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सभी जीवों को जीवित रहने और अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है उसको? भोजन से मिलती है। तो जिस क्रिया के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पोषण कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। देखिए अभी हम लोग पूरा डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना होगा? अभी शॉर्ट लेकर के जाना होगा, ठीक है। और शॉर्ट में ही हमको जो है मतलब जो मूल कॉन्सेप्ट होगा उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा? अभी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या हो गया? पोषण के बारे में आपका पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी जीवों को जीवित और रहने के लिए और अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा उसे कहाँ से मिलता है? उन्हें ये ऊर्जा मिलती है भोजन से मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, आपको यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार जरूर बताएं कि ये जो स्पीड है मेरा सही है या नहीं है। आप एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है आसान और स्लोली मैं पढ़ाऊं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं आगे। देखिए अगला है कि ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पहले बताना है, ठीक है। तो पोषण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक है। देखिए तो पोषण से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी पोषण, ठीक है। क्या होता है? स्वपोषी। और एक होता है परपोषी। देखिए यहीं पे समझेंगे हम लोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक स्वपोषी होता है और एक होता है परपोषी होता है, ठीक है। तो परपोषी और स्वपोषी किसे कहते हैं ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए तो स्वपोषी, आप यहाँ पे स्वपोषी से समझ सकते हो। स्व मतलब स्वयं, ठीक है। स्व मतलब स्वयं, ठीक है। और पर मतलब जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो समझिए इस बात को। स्वपोषी माने कि स्वयं, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जो है ना अपना भोजन स्वयं क्या करते? संश्लेषित करते हैं, है ना। अपना भोजन जो स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसी पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब समझिएगा कि ऐसा चीज या फिर ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं स्वयं मतलब अपने आप संश्लेषित कर लेता है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन क्रियाओं को हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है स्वपोषी पोषण है। क्या पोषण है? स्वपोषी पोषण है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और परपोषी मतलब आप समझ सकते हो, पर मतलब दूसरा लीजिए, है ना। तो ऐसा पोषण जो भोजन के लिए किसी ना किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हो कि ये जो पोषण है, पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार में है जिसमें स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसका क्या परिभाषा है? तो इस प्रकार के पोषण में जो है ना जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं,
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, इसमें स्वपोषी पोषण है। क्या है? स्वपोषी पोषण है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए इनमें अब ये जो स्वपोषी पोषण है किसमें किसमें पाया जाता है, तो स्वपोषी पोषण आपको हरे पौधे, उसके बाद कुछ शैवाल और जो है साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, इनमें पाया जाता है। ठीक है, इनमें पाया जाता है, तो हरे पौधे में, कुछ शैवालों में और कुछ साइनोबैक्टीरिया नाम का जो मतलब होते हैं, नीलहरी शैवाल होते हैं, उनमें ये मतलब क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो स्वपोषी ये जो जीव होते हैं, ये कौन सा क्रिया कार्य करते हैं, यानी कौन सा प्रक्रिया के तहत ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो अपना एक प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं, वो अपना भोजन जो है खुद संश्लेषित करते हैं और इस क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा जो भी जीव होते हैं या फिर जो भी, अधिकतर आप ये काउंटिंग कर सकते हो या बोल सकते हो कि ये हरे पौधे में अधिकतर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये हरे पौधे में ही क्या करते हैं, अपना भोजन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर स्वयं संश्लेषित करते हैं, और इन्हें जो है क्या कहते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये मतलब जो पोषण है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखिएगा, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। स्व मतलब बोल सकते हैं स्वयं, है ना, पर मतलब दूसरे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आएंगे डिटेल्स में, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार का होता है, ये थोड़ा सा हमें आगे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने अभी क्या बताया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधा बताए, तो ये जो पेड़ पौधा होते हैं ना, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है क्या, क्या पाया जाता है, यहाँ पे जो है ये लोग स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होता है इसमें। ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना, अपना भोजन भोजन स्वयं बनाता है ना, स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो जब ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो इनमें एक प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, कौन सा क्रिया होती है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों में ही होता है। ठीक है, देखिए, तो अब आते हैं थोड़ा सा कि ये जो पौधे हैं अपना जो भोजन बनाते हैं, तो ये इन पौधों को, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोली, या फिर पौधों को जो अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए, तो पौधों को जो है ना अपना भोजन बनाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले CO2, है ना, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। उसके बाद जल H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये कितनी चीज हो गए, ये चार चीज हो गए। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, कितनी चीज चाहिए, ये चार चीजों की आवश्यकता होती है पौधों को, जिसको लेकर के ये अपना भोजन क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, इन्हें कहाँ से मिलता है, तो आप देखिए, ये जो CO2 गैस है ना, तो CO2 गैस जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको वायुमंडल से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है? वायुमंडल से। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जल कहाँ से मिलता है, तो ये आपको जल के द्वारा मिट्टी से मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश आपको सूर्य से मिल जाता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल है ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी पौधे होते हैं, पौधों के पत्तियों में ये जो क्या क्लोरोफिल है ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये समझना है हमें कि ये कितनी चीज हो गई, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, यानी कि जितने भी आवश्यक सामग्री था यहाँ पे मैंने नोट करा दिया है। यानी ये सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद CO2 गैस, H2O यानी कि जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीजों की आवश्यकता होती है। ये चार चीजें उन्हें कहाँ से मिलता है, तो CO2 गैस जो उन्हें वायुमंडल से मिलता है, और H2O यानी कि जल जो मिलता है उसे जल के द्वारा
मिट्टी से मिल जाता है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया जाकर के। अब ये जो क्या बोलता है चीजें है ना, अब इसमें और आगे थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो मतलब प्रकाशलन क्रिया होता है ना, पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और इसका एक समीकरण देख लीजिए क्या क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे में एक सेकेंड। ठीक है, देखो, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये इसका समीकरण क्या बनता है, ये 6CO2 प्लस 6H2O, है ना, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर के जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, C6H12, उसके बाद O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इनमें से जो है ना, इसको हम लोग अलग अलग पदार्थ कहते हैं। जो C6H12O6 है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद में क्या क्या बन रहा है, ग्लूकोज बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, ये जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन, ये भी इसका क्या बनेगा, उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना, जब ये रासायनिक समीकरण बनता है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का, तो ये क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, और सूर्य का प्रकाश के साथ अभिक्रिया करेगा क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, C6H12 और O6, और साथ में ऑक्सीजन भी क्या करता है, ये बनाता है। ठीक है, तो इनमें जो उत्पाद है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद का नाम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जिसको हम लोग C6H12O6 बोलेंगे। ये भोजन के रूप में संचित रहेगा, और ऑक्सीजन के रूप में यानी कि उप उत्पाद के रूप में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मिलेगा, ये वायुमंडल में क्या होता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, देखिए ये तो हो गया जाकर के जो समीकरण बन रहा था। ठीक है, आगे देखिए सब सवाल आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम डीपली अब नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि डीपली जाने से जो है आपको बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये लंबा समय हमें ज्यादा व्यतीत नहीं करना है, ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में ही ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा आगे, तब समझते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल का काम क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफिल का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल का काम होता है, ये जो पत्तियों को ना हरा रंग देता है। क्या देता है, हरा रंग देता है, और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। मतलब इसका काम क्या होता है, यानी क्लोरोफिल का दो काम है। ये तो पत्तियों को हरा रंग देता है, क्योंकि हरा रंग की वजह से ही जो ये हरा दिखता है। ठीक है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है इसमें, और सूर्य की जो ऊर्जा है ना, उसको अवशोषित करने का भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया जाकर के क्लोरोफिल का काम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सब में आएगा, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपको बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं रंध्र। देखिए रंध्र, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी बोलते हैं, तो पत्तियों की सतह पर ना छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं, है ना। आप पत्ता देखे होंगे, पत्ता को आप लेंस में अगर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि उनमें है ना क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका आदान प्रदान होता है गैसों का। अब ये पूछ सकता है तुमसे कि कौन कौन से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो आपका दो गैस यहाँ पे होता है, CO2 और O2। ठीक है, तो CO2 क्या करता है, ये जो मतलब जब पत्ते होते हैं, तो CO2 या फिर जो प्रकाश क्रिया होता है, CO2 अंदर लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होते हैं क्या करते हैं, ये वायुमंडल में बाहर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये इसी क्रिया के द्वारा, इसी में वाष्पोत्सर्जन और क्रिया में क्या करता है, ये सहायक होता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन के बारे में अगला नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका, तो उस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वाष्पोत्सर्जन क्रिया को और भी डीपली समझेंगे। चलिए अब आते हैं, जो आगे मेरा टॉपिक रहेगा वो होगा विषमपोषी पोषण। ठीक है, अभी मैंने स्वपोषी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा विषमपोषी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, अगर हम पूरा अभी डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये लंबा वक्त लग सकता है। ठीक है, जो आपके क्या होगा, एक तो समय भी बर्बाद होगा, और आपका जो है टॉपिक पूरा कवर भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हम लोग डायरेक्टली पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, इस प्रकार के पोषण में, है ना, जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और वो अपना भोजन के लिए जो है, देखिए याद रखिए इस बात को, जो जो भी आपका परपोषी होगा, या फिर जिसको हम लोग विषमपोषी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परपोषी या फिर विषमपोषी। तो ये जो है ना,
चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, ठीक है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है। ये किस पर डिपेंडेंट रहेगा अपना भोजन के लिए बोलो तो, ये अपना भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है आपका सोपोषी पर। किस पर? सोपोषी पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। किस पर डिपेंडेंट रहता है? सोपोषी पर ये ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो ये अपना भोजन जो है ना स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी स्वयं बना नहीं सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? देखिए डायरेक्टली मतलब होता है कि देखो जैसे हम लोग अगर पौधा को खाते हैं, अब पौधा को डायरेक्टली मतलब नहीं खाते, मतलब पका के खाते हैं, लेकिन आप समझिए पौधा को जब हम लोग खाते हैं तो पौधा से बने जो भी चीज मिलता है तो हम डायरेक्ट पौधा को खाए, यानी कि क्या हुआ, ये पौधा क्या है, ये पौधा तुम्हारा स्वपोषी है, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, डायरेक्ट उस पर डिपेंडेंट रह गए। लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा, जैसे मान के चलिए कि हमने खाया अंडा, क्या खाया, अंडा, हमने खाया दूध, यानी दूध पिया, ठीक है, उसी तरह से खाया हमने मांस। अब ये जितनी भी चीज है ये किससे आ रहा है, ये आ रहा है आपका जा करके पशुओं से या फिर जंतु से आ रहा है। किससे आ रहा है? जंतु से या फिर पौधों से, सॉरी जंतुओं से आ रहा है, ठीक है, या पशुओं से आ रहा है, ठीक है। और ये पशु फिर क्या खाया, ये पशु फिर से खाया जा करके आपका क्या कहते हैं उसको, सोपोषी यानी कि पौधों को खाया, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्टली कहिए या फिर इनडायरेक्टली कहिए, हम किस पर डिपेंडेंट रह गए, तो हम डिपेंडेंट रह गए जाकर के आपका स्वपोषी जीवों पर, ठीक है, स्वपोषी यानी पौधों पर डिपेंडेंट रह गए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी बोलते हैं या फिर विषम पोषी बोलते हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना भोजन के लिए जो है ना दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, मनुष्य तो एक नंबर में आना ही है एकदम, मनुष्य क्योंकि अपना भोजन खुद संश्लेषण नहीं कर सकता है। हम जो है डायरेक्टली कहिए या फिर इनडायरेक्टली कहिए, हम किस पे डिपेंडेंट है, तो हम डिपेंडेंट है पौधों पर, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है? पौधा पर। पौधा अगर हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगा तो हम जो है कभी भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से जितने भी जानवर देखते हैं वो भी इसी पे डिपेंडेंट होता है, उसी तरह से कवक, उसी तरह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये भी किस पे डिपेंडेंट है, ये भी आपका जो है किस पे, स्वपोषी पौधों पर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है, स्वपोषी पर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग विषम पोषी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये विषम पोषी प्रकार के बारे में थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी प्रकार जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है प्राणी संभोजी। क्या है पहला? प्राणी संभोजी, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सी प्राणी संभोजी क्या होता है। देखिए, तो इस प्रकार के पोषण में जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उनका पाचन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको हम लोग ठोस रूप में या फिर तरल रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के फिर उनका पाचन करते हैं, है ना। तो ऐसा जब पोषण होता है उसमें तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है मनुष्य, उसी तरह से आता है अमीबा, उसी तरह से आता है जितने भी जानवर हैं, क्योंकि ये भी जितने भी तुम जानवर देखोगे, अमीबा देखोगे, मनुष्य तुम खुद ही है, ठीक है। तो इनमें जो है ना अपना भोजन ग्रहण करने का क्या है, पहले तो ठोस में या फिर तरल रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करने का फिर उनका पाचन करता है, और पाचन करके तब जाके उसका जो एनर्जी होता है वो इसका यूज करते हैं। तो ऐसे पोषण को हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जा करके, ठीक है। अगला है मृतजीवी पोषण, ठीक है। क्या है? मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो इस प्रकार के पोषण में जो है ना क्या होता है, जीव मृत या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कार्बनिक जो भी मतलब सड़ा गला चीज होता है उनसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इन पोषण को हम लोग कहते हैं कि ये मृतजीवी पोषण है, ठीक है। क्या है इसमें? मृतजीवी पोषण है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन कौन आता है, जितने भी कवक होते हैं, है ना, और बैक्टीरिया होते हैं, ये इसी के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मृतजीवी पोषण है ना, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। फायदेमंद बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो कि हमारा जो पर्यावरण के लिए जो है ना ये इसका फ्रेंड है यानी मित्र है। क्यों है? क्योंकि देखिए जितने भी आप सड़े गले चीजें देखते हो उन चीजों का जो है ना अपघटन कौन करता है, तो वो आपका अपघटन करता है मिर्जीवी। अगर ये मिर्जीवी ना हो तो हमारे आसपास के जितने भी चीज है वो कभी भी जो है ना सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मतलब वो जो है
ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ठीक है। वो आसपास का जो गंदगी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो है ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी जीव है, ठीक है, जिसको हम लोग मिर्जीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के आपका दूसरा प्रकार, यानी कि प्राणी जो विषमपोषी प्रकार में पहला था प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। अब तीसरा देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या है, अब देखिए ये जो इस प्रकार के पोषण में है ना जीव, देखो कोई भी जीव है, एक मान लेते हैं कि एक जीव है, मान लेते हैं एक जीव का नाम लेते हैं हम लोग गाय, ठीक है। क्या नाम लेते हैं, गाय। आप देखिए होगे गाय के ऊपर में कहिए या फिर अंदर ही भाग में कहिए, ठीक है। तो अंदर या बाहर दोनों जगह में हो सकता है। तो वो वहां पे रह करके जो मतलब जीव है उसके अंदर या बाहर रह करके क्या करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। कैसे कहते हैं उसको, देखिए ध्यान से समझिएगा। हाँ, जैसे गाय देखे होगे, तो गाय के पेट में आप देख सकते हो कि कृमि होता है। क्या होता है, कृमि, ठीक है। उसी तरह से गाय के ऊपरी भाग में जू देखे होगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो अंदर में रहा और ये बाहर में रहा। अब दोनों ही तरीके से क्या कर रहा है, अपना भोजन ये कहाँ से प्राप्त कर रहा है, तो गाय के शरीर से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब भोजन ग्रहण करने का जो क्रिया है, इस क्रिया को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण, ठीक है। तो दूसरे जीव के शरीर में रहता है ये जीव, कैसा किस में रहेगा, दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहेगा। और उसे बिना मारे, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि इसको जान से मार देगा, ठीक है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। और ऐसा जब भोजन प्राप्त करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये परजीवी पोषण है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन एग्जाम्पल में आ जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या है इसका एग्जाम्पल में देखिए। तो सबसे पहले आ जाएगा अमरवेल, जू, बोलकिर्मी, फीताकिर्मी, मतलब जो भी आप देखते हो आसपास में, है ना, जो शरीर के अंदर या बाहर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, परजीवी पोषण होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आपने क्या क्या समझा है, तो आपने अभी तक जो है पोषण के बारे में समझा। तो पोषण कितने तरह के होते हैं, तो पोषण आपका दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद ही संश्लेषित कर सकता है। और दूसरा हमने बताया कि यह है विषमपोषी पोषण, जो अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं कर सकता है, ठीक है। ये किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर, दूसरे जीव कहने का अर्थ है कि स्वपोषी पर निर्भर रहता है, इसे हम लोग कहते हैं विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो है ना, देखिए हमें जो है ना, ये तो पौधों में हमने थोड़ा थोड़ा समझा है। तो हमको जो है ना क्या है, मानव में पोषण, क्योंकि मानव से में पोषण के बारे में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पहले हमको देख लेना है। और इससे देखने के बाद इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देख लेंगे। और क्वेश्चंस ये पूरा होने के बाद तब जो पूरा चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस होगा, उन क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं मानव में पोषण के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पे कि मानव में पोषण क्या है, किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से होता है। तो अभी हमने पढ़ा जो मानव में पोषण है ना, यानी मानव जो है ये क्या है, प्राणी समभोजी पोषण करते हैं, ठीक है। क्यों प्राणी समभोजी पोषण करते हैं, क्योंकि जो ना भोजन को जो है ना ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। कैसा रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल, दोनों ही तरह से क्या करते हैं हम लोग, ग्रहण करते हैं, ठीक है, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, यानी उसको हमारे शरीर के अंदर में क्या करते हैं, पचाते हैं। तो ये जो पचाने का काम है ना, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जटिल, मतलब आसान नहीं है। एक बार में ऐसा ही नहीं होता है कि हमने खाया, खाने के बाद क्या हुआ, वो हमारे शरीर के अंदर गया और जाने के बाद उसका पाचन शुरू हो गया, और पाचन होने के बाद हमने क्या करा, उससे एनर्जी मिल गई और उसके बाद से वो खत्म हो गया। ऐसा क्रिया नहीं है, आसान नहीं होता है। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इनको जो है ना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इनको कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है ना, कई चरण होते हैं। और ये कई चरणों से होकर क्या करते हैं बोलो तो, गुजरता है, ठीक है। तो अब हम क्या करना होगा,
इन चरणों को यानी कि आप कह सकते हो कि जो कई प्रोसेस है, उन प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। उन प्रोसेस से ही हमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव में पोषण की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मानव में पोषण की प्रक्रिया को अगर समझना है तो ये लगभग 5 तरह से होते हैं। यानी कि कितने प्रमुख चरण होंगे, यानी कि कितने मतलब जो स्टेज हो जाएंगे या फिर स्टेप होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। सबसे पहले देखते हैं अंतःकरण। ठीक है, देखिए अंतःकरण मतलब हम अपना जब भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करता है, अंतःकरण होता है। पहला काम क्या है, अंतःकरण। तो भोजन को मुंह के द्वारा शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही शरीर के अंदर ले जाना है, शरीर के अंदर में ये नहीं कि हम डायरेक्टली उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेके जाते हैं उसको, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको मुख में ही क्या करते हैं, उसको जो है धीरे धीरे पहले उसको तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, तो प्रक्रिया है पाचन, है ना, जिसको पाचन समझिए, जटिल और अघुलनशील भोजन को पाचक एंजाइमों की मदद से सरल, घुलनशील और अवशोषित करने योग्य अणु में तोड़ता है। यानी मुख के अंतःकरण में ही क्या करेगा, यहाँ पे इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आता है अवशोषण। दूसरा क्या होता है, अवशोषण। तो पचे हुए भोजन के सरल अणुओं को आंतों की दीवारों में रक्त में अवशोषित करना, ये क्या कहलाता है, अवशोषित कहलाता है। अवशोषित या फिर अवशोषण करना कहलाता है। देखो हम जो पचे हुए भोजन को जो लेके गए अंदर में, ठीक है, और अणुओं को आंतों की दीवारों में रक्त के साथ जो हम लोग उसको मिला दिया जाएगा, ठीक है, अवशोषित किया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्वांगीकरण, है ना। तो अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, जहां उसकी आवश्यकता होती है ना, मतलब ऊर्जा में, वृद्धि में, मरम्मत के लिए जहां जहां में उसका यूज होता है, उसको क्या करता है, वहां पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पोषण के जो चरण है, यानी कि मानव में जो पोषण की प्रक्रिया है, तो 5 प्रक्रियाओं में पूरा होता है, ये 5 चरणों में पूरा होता है। पहला है अंतःकरण, उसके बाद दूसरा है अवशोषण, स्वांगीकरण। तो ये क्रियाएं हो गई। अब थोड़ा और देखते हैं आगे में, एक सेकेंड, देखिए स्वांगीकरण। ठीक है, तो अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिका तक पहुंचाना, जहां उनका उपयोग होता है वृद्धि के लिए या फिर मरम्मत के लिए, तो वहां पे इसको पहुंचा दिया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे मिस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, देखिए ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 5। ठीक है, तो ये स्वांगीकरण हो गया कि जहां पे उसका जरूरत पड़ेगा वहां पे उसको क्या क्या भेज दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, बहिष्करण। ठीक है, क्या है आपका बहिष्करण। अब मान के चलिए कि हमारे शरीर में जो है ना भोजन गया, और उसने उसमें पचा नहीं। अब पचने के बाद नहीं, क्या वो अनुपयोगी हो गया, मतलब अनडाइजेस्ट हो गया, अपचा भोजन हो गया। तो उसको क्या करता है, शरीर को जो है ना, शरीर से क्या करता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। किसके रूप में, मल के रूप में। इसको क्या करते हैं हम लोग, समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका कितने चरणों में पूरा आता है, तो 5 चरणों में पूरा आता है। पहला क्या आपने सीखा, सबसे पहले होता है तो अंतःकरण। ठीक है, पहले क्या होता है, अंतःकरण। दूसरा हमने क्या सीखा कि ये पाचन इसमें होगा। ठीक है, शरीर में जो है सबसे पहले पचाया जाएगा। उसके बाद हमने देखा क्या, अवशोषण। क्या देखा हमने, अवशोषण देखा। ठीक है, यानी कि जो उसमें जो भी मतलब ऊर्जा था, उसको अवशोषित किया जाएगा पहले, यानी कि जो भी ऊर्जा है। उसके बाद दूसरा होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, आप मान के चलिए कि जहां जहां में हमारे शरीर को ऊर्जा की यानी मरम्मत के लिए कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको वहां लेके जाएगा। और लास्ट में होता है बहिष्करण। बहिष्करण में क्या होता है कि आप मान के चलिए कि हमारे शरीर में कोई भोजन ऐसा हुआ जो पचा नहीं, यानी अपचा है, अपशिष्ट हो गया, तो उसको मल के रूप में क्या होगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्रिया है लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 चरणों में ये पूरा होता है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है। तो सबसे पहले आप जो है ना, हमें समझना पड़ेगा मानव पाचन तंत्र को, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए आपको जो है ना लगातार पूरा क्या करना होगा, कवर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा और कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको जो है भूलना नहीं है, यानी कि हर हाल में आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि मानव पाचन तंत्र जो है क्या है, और इसमें कौन कौन से अंग होते हैं जो ये
ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र एक लंबी लंबी आहार नाल होती है, ठीक है, आहार नली है। और उससे संबंधित बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, ठीक है। अब इनमें कई सारी ग्रंथियां होगी। इन ग्रंथियों को मिला करके जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। एक लंबी आहार नली होता है और उससे संबंधित कई सारी ग्रंथियां होगी। तो सब चीज मिल करके जब ये बनता है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, मानव पाचन तंत्र है, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो है ना, इससे जो भी आगे मतलब टॉपिक है, यानी कि ये जो पाचन तंत्र है, इनमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इन भागों को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले जो पहला भाग आता है वो है मुख। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला, यानी जो आहार नली की जो सबसे पहला भाग है वो मुख है। तो पाचन की शुरुआत जो है ना, सबसे पहले कहाँ से होता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है ना। अब ये मुख में जो है ना हमारे मुख में जो है दांत भी होते हैं, और दांत का काम क्या होता है, भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और हमारे मुख में ही क्या पाए जाते हैं, लार भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो लार में पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, है ना, आंशिक पाचन शुरू करता है, ठीक है। अब यहीं पे क्या होगा, जब पाचन जो है धीरे धीरे यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले दांतों का काम क्या है कि जो भोजन को है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, और लार में जो मौजूद है एमाइलेज और एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको मतलब पाचन स्टार्ट यहाँ पे कर देता है, ठीक है। तब यहाँ से भोजन जो है ना, मुख से भोजन आने के बाद अब आगे जाएगा। आगे जाएगा कहाँ पे जाएगा, देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका कलर चेंज किया जाए। तो सबसे पहला भोजन यहाँ पे मुख में है। मुख में भोजन के साथ जो है लार से सना हुआ भोजन जो है पहले होगा, दांत जो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहा है। तोड़ने के बाद उस भोजन को अब क्या करेगा, अंदर लिया जाएगा। तो अंदर ये जो नली है, इस नली से होते हुए कहाँ जाएगा, ग्रासिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्रासिका में। तो यह एक नली है जो भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि ये नली से होते हुए कहाँ आएगा, ये आमाशय तक लेकर के आएंगे, ठीक है। कहाँ तक लेके आएंगे, अमाशय तक लेके आएंगे, जिसको हम ग्रासिका कहते हैं, ठीक है। तो भोजन अब यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा पूरा जल्दी ही आ जाता है, ठीक है। तो इनमें एक गति होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, गति होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्मांकुचन और संकुचन कहते हैं। कर्मांकुचन और संकुचन कहते हैं, मतलब एक जगह में पिचकता है तो दूसरे में खुलता है, दूसरे में पिचकता है तो अगले जगह में खुलता है। तो इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मांकुचन और संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो पहला भोजन जो है कहाँ पे, मुख में स्टार्ट हुआ। दूसरा कहाँ पे गया, ग्रासिका में। अब ग्रासिका से आगे भोजन कहाँ पे जाएगा, देखिए। तो ग्रासिका से अपना जो भोजन है ना, वो जा रहा है कहाँ पे, अमाशय में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, अमाशय में जा रहा है, देखिए। तो ये जो जे आकार की क्या होती है बोलो तो, थैली होती है। कैसी आकार की थैली है, जे आकार का थैली होता है, ठीक है। देखिए ये वाला, ठीक है। कैसी आकार की थैली है, जे आकार का थैली होता है। यहाँ पे जो भोजन ना 3 से 4 घंटा तक रहता है। कहाँ पे रहता है, कितने घंटे रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। और ये इसी की दीवारों में ना एक रस निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, या फिर जठर रस बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं, इसको हम लोग जठर रस बोलते हैं, ठीक है। इसमें पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है, HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, तो हम लोग थोड़ा सा जो है ना इसको देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इनमें क्या क्या चीजें पाई जा रही है, एक तो पाया जाए जठर रस, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और उसका पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा होता है, ठीक है। HCl भोजन की अम्लीय बनाता है। अब ये HCl का काम क्या है, सबसे पहले तो भोजन को अम्लीय बनाएगा, और उसमें आने वाले जितने भी जीवाणु होता है, उन जीवाणु को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। ये HCl का दो काम यहाँ पे हो गया। जबकि पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। और देखो, हम जो खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, प्रोटीन वगैरह हर एक चीज होता है। तो प्रोटीन को बचाने का काम, सॉरी, पचाने का काम कौन करता है, तो वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है। और श्लेष्मा, श्लेष्मा का काम क्या है, अमाशय के आंतरिक परत को अम्ल से बचाता है। अब ये जो श्लेष्मा होगा, यानी वो उसके अमाशय की जो आंतरिक परत है, वो उसको क्या करेगा, अम्लीय यानी अम्ल से क्या करेगा, बचाएगा, ताकि उससे कोई भी क्षति ना हो सके, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के आपका क्या, अमाशय के बारे में, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग। देखिए अगला आता है छोटी आंत,
ठीक है, देख लीजिए ये है आपका छोटी आंत, ये इसका अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये बाहरी वाला नहीं जो बहुत बड़ा मतलब दिखने में बड़ा है, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, छोटी आंत कहेंगे, ठीक है। तो आहार नल का सबसे लंबी बोल सकते हो या फिर सबसे लंबा भाग होता है जो लगभग 6 से 7 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? 6 से 7 मीटर का होता है। यहाँ पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और वसा का पूरा पूरा पाचन होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी चीज ऊपर से जो पचते हुए आ रहा था, जैसे मुख में ही तो पचना स्टार्ट हुआ था, उसके आगे में मतलब धीरे धीरे गया, तो इसका जो पूर्ण रूपेण पाचन होगा वो कहाँ पे होगा? छोटी आंत पे हो जाता है, ठीक है। तो यकृत, अब यहाँ पे क्या होगा? यकृत भी होगा जिसको हम लीवर कहते हैं। देख लो ये है, कहाँ गया लीवर, ठीक है ये, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस यहाँ आते हैं और पित्तरस से वसा के बड़े बड़े गोलकों को छोटे गोलकों में तोड़ देता है, ठीक है। और जिससे लाइपेज एंजाइम को कार्य करने में आसानी होती है और छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंतररस भी पाचन में मदद करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, यहाँ पे पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भोजन क्या होगा? अगली प्रक्रिया के लिए जाता है, ठीक है। जो अगली प्रक्रिया कहाँ पे होगा? ये बड़ी आंत में होगा। कहाँ पे होगा? बड़ी आंत में, ठीक है। देखिए बड़ी आंत जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बृहदात्र भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अपचय भोजन जो है ना से जो अतिरिक्त जल का जो अवशोषण है होता है, इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में संग्रहित हो जाता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो कहाँ पे जमा हो जाएगा? मलाशय में जमा हो जाएगा। और मलाशय में जो जमा पदार्थ है तो ये क्या करेगा? समय समय पर वो क्या कर दिया जाएगा? गुदा से बाहर, यानी कि मलद्वार से बाहर क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आप ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और उसके बाद इसमें जो भी पढ़ने, जो भी मतलब यहाँ पे नोट्स लिखे हैं उन नोट्स को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम है इनमें कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं। वैसे भी हम आगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन में फिर से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको क्या किया, आगे जो है ज़्यादा डीपली नहीं गया, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, इसका देखते हैं। अब इसमें जो है ना कुछ पाचन ग्रंथियां दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पाचन ग्रंथियों में सबसे पहले लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो लार में मुख में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? मुख में होते हैं। लार और एमाइलेज एंजाइम का स्राव करता है। उसी तरह से यकृत, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है, जो पित्तरस का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? पित्तरस का, ठीक है। ये एक मतलब कुछ ग्रंथियां थी, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय आता है। तो अग्नाशय रस का स्राव करते हैं जिसमें एमाइलेज और ट्रिप्सिन लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्रंथियां थी, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो एक बार आप याद जरूर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ह्यूमन, अपने जो भी पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, तो उनमें कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन होंगे जो हमें यहाँ पे क्या करता है, मिलता है, ठीक है। तो उनमें जो क्या करेंगे, अब उसको जो है ना क्वेश्चन ग्रुप में देखेंगे कि ये इस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मानव में पोषण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। देखिए मैंने वहाँ पे समझाया था, तो ये 5 चरण होते हैं। तो पहला चरण क्या था? अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण में क्या होगा? सबसे पहले जो भोजन है ना, तो भोजन को अंदर लेना। सबसे पहला काम क्या है? भोजन को अंदर लेना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर था पाचन, ठीक है। क्या था दूसरा नंबर? पाचन, ठीक है। देखिए अब पाचन, दूसरे नंबर में क्या था? पाचन था। पाचन मतलब क्या होगा? जो शरीर के अंदर में जो है ना भोजन को क्या किया जाएगा? भोजन को तोड़ा जाएगा। पहले भोजन को तोड़ना, ठीक है, मतलब अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, वहीं से पाचन स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब क्या होगा? इसमें जैसे जितने भी पोषक तत्व उसमें से मिला, जो भी मतलब ऊर्जा मिला, उन ऊर्जा को क्या बोले? सबसे सोखा जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसको सोखा जाएगा, ठीक है। सोखने के बाद क्या होगा? इसका होगा अवशोष देखिए यहाँ पे क्या होगा? अवशोषण हो गया है, ठीक है। उसके बाद होगा स्वांगीकरण। क्या होगा? स्वांगीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। स्वांगीकरण, अब स्वांगीकरण में क्या होगा? जो भी ऊर्जा है, अब ये ऊर्जा को मतलब जगह जगह में इसका उपयोग होगा, जहां जहां में इसको जरूरत पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा? इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट क्या था, बहिष्करण। क्या बताया था मैंने, बहिक्षेपण बोलिए या फिर बहिष्करण कहिए, ठीक है। तो ये जो क्रिया है ये किस पे होगा, बहिष्करण होगा, ठीक है। बहिष्करण मतलब अब जो हमारे शरीर में अपचा भोजन है, अपशिष्ट बच गया है, वो क्या करेगा, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी किया जाएगा। तो ये अगला होता है क्या, बहिष्करण, ठीक है। तो ये पाचन के कितने चरण हो गए, तो पाचन के आपके जो है 5 चरण होते हैं। 5 चरण में आपको मैंने बताया, सबसे पहले अंतःग्रहण, दूसरा मैंने बताया पाचन, तीसरा अवशोषण, उसके बाद चौथा स्वांगीकरण, और 5वां क्या हो जाएगा आपका, बहिष्करण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट आपके होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में गिना जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और जो है आगे इसका जरूर से जरूर इसको याद करिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो मानव में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है और क्यों होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया है, मानव में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है और क्यों होती है, ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो देखिए, तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है, ठीक है। कहाँ से होता है, मुख से हो जाता है। अब क्यों होता है, सवाल तो ये था ना यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मानव में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बोल सकते हो कि मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से। अब मुख में क्यों होता है, क्योंकि देखिए हमारे मुख में ही कई सारे क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती है, कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को जो है ना क्या करते हैं, पचाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मुख में जो लार पाया जाता है ना, तो लार में क्या एमाइलेज एंजाइम है जो भोजन को में मौजूद है, भोजन में जो भी मतलब स्टार्च होता है उसका पाचन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका सवाल देखिए कैसा क्वेश्चन था कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले आपने ये जवाब दिया कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से होती है, और मुख में क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है पाए जाने वाले जो लार ग्रंथि है उससे निकलने वाले लार में कई सारे एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पचाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है मुख में ही ये भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है, अब अभी देखिए मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले इसका बताया था कि HCl के क्या क्या काम है, ठीक है। यानी कि हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उनके क्या क्या काम है। तो आपको देखिए, तो इनके 2 मुख्य काम होते हैं। कितने मुख्य काम है, 2 मुख्य काम। एक तो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। क्या बनाता है ये, अम्लीय बनाएगा, ठीक है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है ना उसमें काम कर सके, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा काम क्या है, इसका दूसरा काम है ये भोजन के साथ आए हानिकारक जो जीवाणु होगा, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, अब खाना खाने के दौरान कई सारे जो जीवाणु होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उन चीज़ों को भी नष्ट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। कौन करता है इसको, HCl करते हैं, ठीक है। अब ये अगर HCl नहीं होगा तो हम जो भी मतलब भोजन ग्रहण करेंगे ना, तो ये ग्रहण किए गए भोजन जो है हमारे शरीर में अ, वो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है, हमेशा से ये बचाता है। तो इसके 2 काम आपको बता दिया गया है, ये भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है ताकि उस पे जो है पेप्सिन एंजाइम काम कर सके, और भोजन के साथ आए हुए जितने भी हानिकारक और जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम ये करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पितरस का क्या महत्व है, ठीक है, और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है। सवाल देखिए 4 नंबर, ठीक है। पितरस का क्या महत्व है और इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो पितरस का जो उत्पादन है यकृत में होता है। सबसे पहला सवाल का आप जवाब यहाँ पे दे दीजिए। पितरस का जो स्राव है या फिर पितरस का जो उत्पादन है कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वसा का इमलसीकरण करना है, यानी वसा के बड़े गोलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, है ना, ठीक है। क्यों तोड़ना, ताकि जो लाइपेज एंजाइम है ना वसा का बेहतर पाचन कर पाए, ठीक है। बेहतर यानी कि अच्छे से इसका अगर पाचन करना है तो इसको क्या करना होगा, यानी कि वसा के जो बड़े बड़े गोलक है, ये बड़ा बड़ा जो कण है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम कौन करता है, तो पितरस काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। आप इसको जो है डायरेक्टली इसको नोट भी बना सकते हो, और नोट्स बना के रखिए, आपके लास्ट एग्जाम में जरूर काम आएगा, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
छोटी आंत की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले दीर्घ का क्या काम है? देखिए, अभी मैंने छोटी आंत के बारे में पूरा नहीं बताया था, ठीक है। तो छोटी आंत में जो है ना, देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन बना है, ठीक है। देखिए छोटी आंत का क्या काम है, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा डीपली नहीं गया था, क्योंकि मैंने आगे इसका जो क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो देखिए, तो दीर्घ छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अंगुली जैसी कैसी रचना पाई जाती है? अंगुली जैसी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। कैसी रचना पाई जाती है? अंगुली जैसी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दीर्घ्रोम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो अवशोषण होता है ना, अवशोषण के लिए इसका क्षेत्रफल को बढ़ा देना। क्या होता है? अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण अधिक कुशलता के साथ हो सके, है ना। अधिक कुशलता के साथ होने के लिए इसको मतलब क्या होता है बोलो तो? दीर्घ्रोम पाए जाते हैं, और ये दीर्घ्रोम ही क्या करते हैं बोलो तो? इसका जो क्षेत्रफल होते हैं इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जाकर के इसका ये हो गया जाकर के छोटी आंत की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले दीर्घ्रोम, जिसका काम भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए, कर्मांकुचन गति क्या है, ये एक सवाल बन जाता है, ठीक है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है या फिर इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, जो कर्मांकचन गति रहता है ना, ये आहार नाल की जो दीवारें हैं ना, वहां पे होती है, ठीक है। क्यों होती है, इसका मैंने आपको बताया था। तो ये जो संकुचन और शिथिलन की एक लहर मतलब उत्पन्न होता है, क्या होता है? लहर उत्पन्न होता है। इस लहर के कारण जो है ना, भोजन हमारे आहार नाल से जो है छोटी आंत से मतलब छोटी आंत में आता है, निचली वाले भाग में जाता है, ठीक है। यानी कि पाचन तंत्र में ढकेलने का काम ये करते हैं, ठीक है। कहाँ पे ढकेलने का काम करते हैं? पाचन तंत्र में, ठीक है। ठीक है, तो ये शीतलन जैसे एक लहर होती है ना, गति होता है, इसी को हम लोग क्या कर्मांकुचन कहते हैं। इसका महत्व है कि यह भोजन को ग्रासिका से अमाशय और फिर वहां से आगे पाचन तंत्र में ढकलने में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो ये कर्मांकुचन गति। अगर ये कर्मांकुचन गति नहीं होगा तो हमारा जो भोजन है ना, वो अगली मतलब आगे स्टेप में नहीं जा पाता। इस कारण से ये जो है इसमें ये कर्मांकुचन गति पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए सॉरी, ये तो डबल डबल रिपीट हो गया है, तो इसको आप इग्नोर करें। देखिए, तो ये अगला देखिए, मानव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है ना। मानव में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो मानव में प्रोटीन, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा सभी जितना भी जो भी प्रोसेस होना होता है वो कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत की दीवारों में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत की दीवारों में होता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से ये पाचित होता है, ठीक है। वहीं पे जो है पूरा पूरा ये पचता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये इसका क्या करता है, यहाँ पर जो है ना यकृत होता है, अग्नाशय होता है, छोटी आंत से स्रावित पाचक रस मिल करके सभी जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में तोड़ने का काम करता है। तो इन मानव में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका छोटी आंत में होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, इनमें से तरह तरह के रस निकलते हैं, और ये रस मिल करके जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया जाके पीछे भी। अब देखते हैं आगे, पाचन तंत्र में श्लेष्मा यानी जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। देखिए चिकना टाइप का होता है, ठीक है, चिकना म्यूकस होता है। तो ये क्या करते हैं, जो HCl हमारे शरीर में पाया जाता है ना, उनका प्रभाव से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो ये सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करता है, जिससे अमाशय की दीवार अम्ल से जन क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ठीक है। इसको यानी कि क्या काम है म्यूकस का? अम्ल से बचाना। किससे बचाना? अम्ल से। और कौन सा अम्ल से बचाना है? HCl से बचाना है, ठीक है। यानी HCl से इसको बचाने का काम कौन करता है? तो वो पाचन तंत्र में पाए जाने वाले श्लेष्मा या फिर म्यूकस करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 3 मुख्य एंजाइम के नाम बताना है। अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 3 मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं?
तो अग्नाशय रस में पाए जाने 3 मुख्य एंजाइम का नाम देख लीजिए। तो सबसे पहले ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, उसके बाद है लाइपेज जो वसा को पचाता है, और एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये आने वाले सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका आंसर आप जो है आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जाकर के आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 3 एंजाइमों का नाम आपसे पूछा गया था, 3 एंजाइम का नाम आपको दिया गया है, इसका काम भी दिया गया साथ में। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, लाइपेज जो वसा को पचाता है, और एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना एंजाइम के 3 काम हो गए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसके कुछ क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है आपका, आपका यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस एमसीक्यूज को जो है ना हम लोग अभी नहीं देखेंगे, आपका ये इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियोस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस चीज़ों के बारे में पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आप इसके अतिरिक्त भी जो है ना हमसे कई सारी चीज़ों का नहीं हेल्प ले सकते हो। हेल्प क्या, देखिए आपको जो है ना यहाँ पे नोट्स चाहिए अगर, ठीक है, तो आप नोट्स जो है ना आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जैसे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है आपका इंस्टा मोजो नाम से दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी तरह से मेरा एक अकाउंट है ब्लॉगर का, आप ब्लॉगर अकाउंट में जाकर के नोट्स को तो पढ़ सकते ही हो। ठीक है, नोट्स भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और साथ साथ मैं आपको इसका पूरा पूरा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट चले जाओगे। यहाँ पे जो है ना आपका क्विज मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, क्विज। आप क्विज क्या कर सकते हो, वहीं पे आप एग्जाम उसका दे सकते हो। ज़्यादा नहीं, 25 से 30 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 25 से 30 एमसीक्यूज रहता है। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज का जो है ना 4 ऑप्शन मिलेंगे, और ये 4 ऑप्शन से आपको क्या करना है, वहीं पे आपको टिक लगाना है, और टिक लगाने के बाद आपको जो आंसर सही लग रहा है उसे टिक लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में जब आपको सबमिट करेंगे, ठीक है, आप सबमिट करने के बाद आपका तुरंत ही आपको क्या दिया जाएगा, वहीं पे आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। ठीक है, आप उसका आंसर वहाँ पे जाकर के डायरेक्टली दे सकते हो, और ये क्यूज आपके एग्जाम के लिए और आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप जरूर दें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो है हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्या किया जाएगा, एमसीक्यूज बना करके आपका वहाँ पे क्यूज के रूप में दे दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और आप इसको आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपने देखा, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप एक बार इस चैनल जो वीडियोस है इसको एक बार लाइक जरूर कर दे, और ज़्यादा पसंद आ रहा है, नहीं समझ में आ गया कि ये ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, टॉपर बनना आपको है, तो इसलिए आपको मेहनत भी करना आपको होगा। अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि हमें 90% लाना है, 90 प्लस लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, आज से ही जी और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, आपकी जो सफलता है आपके कदमों पे होगी, और लगातार आगे आप बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।